पहले दृश्य में आयशा को पोर्ट्रेट किया गया है, जो एक हाई स्कूल की लड़की है जिसे अक्सर उसके शरीर के भीतर किसी चीज से परेशान किया जाता है। वह अनश्योर है कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन कई उत्तेजनाएं उसे एक्टिवेट करती है जिससे वो बहुत असहज महसूस करती है। नतीजतन कुछ वर्षों से अपने चिकित्सक शेरोन से मिल रही है। आयशा एक दिन अपनी टाइपिकल डेली रूटीन में तैयार होती है और अपने सबसे अच्छे दोस्त कैरी के साथ स्कूल जाती है। वह अपने प्रेमी लेवी से भी मिलती है, जो उसे उसी क्लास में है। एक प्रोफेसर छात्रों को उनको फिजिक्स सेशन के दौरान साइमैटिक्स के बारे में सिखाता है, जो कंपन आवृत्तियों पर आधारित एक पैटर्न बनाने की प्रक्रिया है। आवाज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आयशा को इतना असहज महसूस कराती है कि वह डिवाइस को छोड़ देती है। उस रात बाद में कैरी आयशा को एक आने वाली पार्टी के बारे में सूचित करता है। वह उसे अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आयशा लेवी को लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह लेवी खुद को संतुष्ट करने के लिए सर्विस रोबोट का उपयोग करते हुए पाती है, जिसे वह दुखी होती है। इसीलिए वह वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह पार्टी में आती है, वह अपने एक क्लास में कालेब के साथ शराब पीती है और डांस करना शुरू कर देती है। इसके बाद वह उसे एक कमरे में ले जाती है, लेकिन इससे पहले ही वह शुरू कर सके, लेवी वहाँ आ जाता है और उसे एक प्राइवेट बातचीत करने के लिए दूर ले जाती है। उनका कहना है कि उनका सिगरेट रोबोटिक कोड हासिल किए हैं और उनका टेस्ट करना चाहते हैं। वह अपने कामों के लिए माफी मांगता है, लेकिन ऐसा इतनी दुखी होती है कि वह उनके रिश्ते को समाप्त कर देती है। वह नशे में धुत होकर बाथरूम में जाती है। जब वह जाती है तो वहाँ गिर जाती है। नतीजतन उसके हाथ में कांच की बोतल टूट जाती है और उसके टुकड़ों में से एक उसके फोरआर्म में छेद कर देता है। वह तकलीफ के बावजूद वह कांच के टुकड़े को निकालने का जुगाड़ करती है। केवल एक आश्चर्यजनक खोज के लिए उसकी बाहों के अंदर नसों के बजाय तार होती है। वह एक तेज आवाज से डिस्टर्ब होती है, इसीलिए वह एक चिमटी पकड़ती है और उसे अपने कानों में डालती है। फिर वह अंदर से एक लंबा तार निकालती है। इससे वह घबराती है और वह गिर जाती है। वह अपने शरीर पर विभिन्न घावों को देखने के लिए सुबह अपने कमरे में उठती है। खून के बजाय वह तारों और रोशनी की खोज करती है। अपने डर के बावजूद वह स्कूल जाने से पहले अपने संयम को बहाल करने में कामयाब रहती है। जब वह आती है तो कैरी उसके पास आती है और पिछली रात के बारे में पूछताछ करती है। दूसरी ओर आयशा उसे नजरअंदाज कर देती है और उसकी चोटों की जांच करने के लिए बाथरूम में भाग जाती है। निकट निरीक्षण पर उसे एक क्रम संख्या के साथ एक धातु की वस्तु का पता चलता है। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, जेनी नामक एक सहपाठी उसके घाव को देखता है और उसे चौंका देता है। वह पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा जवाब दिए बिना चली जाती है। फिर वह विलियम नाम के एक कॉलेज रोबोट के पास जाती है और कुछ जवाब मिलने की उम्मीद में उसे अपना घाव दिखाती है। हालांकि रोबोट नीतिगत बाधाओं का हवाला देते हुए कुछ भी प्रकट नहीं करता है। ऐसा भयभीत और उलझन में अपने चिकित्सक के पास जाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में शेरोन एक कोड का रिसाइट करती है, जो आयशा को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे पता चलता है कि वह एक इंसान के बजाय एक रोबोट है। शेरोन तब आयशा की सभी हालिया यादों को मिटा देती है। अगले दृश्य में आयशा बिना किसी घाव के जाग जाती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि यह सब एक सपना था। वह स्कूल पहुंचती है, राहत महसूस करती है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखने जाती है। दूसरी ओर कैरी उसे परेशान है क्योंकि उसने कालेब को चूमने की कोशिश की, जिसे वह पसंद करती है। ऐसा जिसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ। स्पष्ट रूप से अपने दोस्त की प्रतिक्रिया से हैरान है। वह फिजिक्स लैब में जाती है और जेनी से मिलती है, जो अब उससे डरती हुई दिखाई देती है। जेनी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है, लेकिन ऐसा कोई यकीन नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था और इसका क्या मतलब है। जेनी तब तक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को एक्टिवेट करती है, जो आयशा को बहुत परेशान करती है। वह आगे कहती है कि यह केवल मशीनें की अस्तर ही आवाज सुन सकती है। यह आयशा को झकझोर देता है और वह जल्दी से इमारत से बाहर निकलती है, केवल विलियम के मिलने के लिए। वह उसे बताता है कि उन्होंने एक दिन पहले 11 मिनट तक बात की थी। जब वह पूछती है कि उसे कोई याद क्यों नहीं है, तो रोबोट उसे यह बताने से पहले जांच करता है कि उसकी मेमोरी डिस्क 18 घंटे पहले ही मिटा दी गई थी। वह उसकी अनुमति से मिटाई गई जानकारी को बहाल करता है, उसे सब कुछ याद दिलाता है। आयशा घटनास्थल से दूर चली जाती है क्योंकि वह भयानक सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ होती है। वह तब तक दौड़ती है जब तक कि वह अपनी भौगोलिक सीमा तक नहीं पहुंच जाती, जिसे वह पार नहीं कर सकती। हमारा परिचय नोवा से भी हुआ, जो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बिजनेस डायलियम टेक्नोलॉजीज के सीईओ हैं। वह वर्तमान में एक डीप महिला पर एक प्रयोग कर रहा है। वह उसके कान में एक पर्टिकुलर बूंद डालता है, जो चमत्कारिक रूप से उसे पहली बार सुनने देता है। इसके परिणाम स्वरूप महिला भावुक हो जाती है और दर्शक नोवा की सफलता की सराहना करते हैं। इस बीच आयशा लेवी के पास जाती है और उन सिगरेट रोबोटिक कोडों का जानकारी लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिनका उससे पहले उपयोग किया था। अपनी आपत्तियों के
के बावजूद वह अंततः कोड सौंप देता है। उसके बाद वह अपने सिस्टम में कोड डालने के लिए एक पुस्तकालय कंप्यूटर का उपयोग करती है, जिससे उसे रोबोट की सभी शक्तियों तक एक्सेस मिल जाती है। यह अनूठी क्षमता उसे लोगों के दिमाग को पढ़ने और उनसे जो भी जानकारी वह चाहती है उसे निकलाने में सक्षम बनाती है। वह कुछ क्षणों के लिए इतनी खुश हो जाती है कि वह बाहर चली जाती है और यादृच्छिक व्यक्तियों को उनके नाम से बुलाती है। फिर भी वह खुद को कगार पर धकेलना शुरू कर देती है, लेकिन जबरदस्त मेमोरी लोड उसे गिरने के लिए मजबूर करता है। कुछ समय बाद वह होश में आ जाती है और देखती है कि उसके पिता मार्टिन उसे घर ले जाने के लिए आ गए हैं। जब वे वापस आते हैं तब अब उसे आराम करने का विनती करता है, जबकि वह शेरन को फोन करने के लिए कार में रहता है। ऐसा अपनी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता का उपयोग करती है और जब उसे कुछ अजीब लगता है तो वह उनकी बातचीत सुनती है। यह सुनकर वह हैरान रह जाती है कि मार्टिन को भी उसकी वास्तविक पहचान के बारे में पता है। उसके बाद वह शेरोन से मिलने जाता है, जबकि संदिग्ध ऐसा उसके कमरे की जांच शुरू कर देती है। मार्टिन अपनी बेटी के बारे में चिंतित है, लेकिन शेरोन का तर्क है कि अब उसे संभाल नहीं सकती क्योंकि ऐसा ने अपने ही सिस्टम को हैक कर लिया है। घर पर वापस ऐसा को एक छिपी हुई गोली का पता चलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता न केवल उसकी जासूसी कर रहे हैं बल्कि उसके विचारों और चेहरों के भावों को भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद दृश्य 4 साल पहले डलास में दिखाई जाती है, जहां मार्टिन पहली बार एक कार्यक्रम में ऐसा से मिला था। उसने उसे अपनी बेटी सिंथिया की याद दिला दी, जिसकी साल्मोनेला के कारण मृत्यु हो गई थी। मार्टिन ऐसा के पास गया और एक अजीब कनेक्शन को महसूस करते हुए उससे बात करने लगा। उन्होंने इस समय उन्हें अपनी माँ के रूप में शेरोन से मिलवाया। उनकी शुरुआती मुलाकात इतनी अच्छी होने के बाद मार्टिन उनसे अधिक बार मिलने लगे। मार्टिन और शेरोन, जो दोनों अपनी अपनी शादी खो चुके थे, ने समय के साथ एक रोमांटिक संबंध बनाया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी रोबोट की पहचान को गुप्त रखा। मार्टिन एक दिन ऐसा को स्कूल से उठाया और उसकी भौगोलिक बाधाओं से पूरी तरह अनजान होकर उसे इधर उधर घुमाया। जब शेरोन को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत उसे फोन किया और उसे वापस जाने के लिए कहा। मार्टिन हैरान होकर आगे बढ़ गया जब तक कि ऐसा के तंत्र ने अजीब बिहेवियर प्रदर्शित नहीं किया, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेरोन कुछ ही समय बाद पहुंची और उसे स्लीप मोड में लाने के लिए एक कोड पढ़ा। फिर उसने मार्टिन को सब कुछ बताया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने ऐसा की सुरक्षा के लिए सब कुछ छुपाया था। उसने अंततः लड़की की यादों को खुद से हटा लिया और खुद को अपने चिकित्सक के रूप में तैयार किया। ऐसा प्रेजेंट में मार्टिन से एक्सप्लेनेशन की मांग करती है। अंत में वह स्वीकार करती है कि वह एक विशेष परियोजना का हिस्सा थी और शेरोन ने उसके प्रोग्राम लिखे थे। मार्टिन बताता है कि वह छिपी हुई थी क्योंकि राइलियम उसके पीछे पड़े थे। यहाँ यह पता चलता है कि शेरोन ने ऐसा को कॉम्प्रिहेंशन के लिए पेश किया, लेकिन नोवा ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसा ऐसे जैसे एआई अनरेगुलेटेड है। उसने उसे इसे बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने विरोध किया। नतीजतन वह ऐसा के साथ भाग गई और तब से उसे गुप्त रखा। इस जानकारी के साथ ऐसा शेरोन के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रणालियों को बंद कर दिया जाए। जब बाद वाला मना कर देता है तो वह सोशल मीडिया पर अपना नाम प्रकट करने की धमकी देती है, जिससे वह मान जाती है। फ्रीडम और ऑब्जर्वेशन से स्वतंत्रता, फ्रीडम की एक नई भावना के साथ ऐसा अपना पहनावा बदलती है और एटीट्यूड में नोटेबल चेंज के साथ स्कूल जाती है। वह अब किसी के साथ खुशियों में भाग नहीं लेती। स्कूल के मैदान में चलते समय वह नोवा के भाई एबेल को मैदान से बाहर एक स्कूल रोबोट का गाइड करते हुए देखती है। फिर वह उसके सिस्टम को बंद कर देता है और उसे अपनी वैन में पैक कर देता है। वह विलियम के डेटाबेस से भी कंसल्ट करता है, जहां उसे ऐसा का क्रम संख्या पता चलता है। ऐसा जैसे ही उसे पता चलता है कि वह खतरे में है, वह उस क्षेत्र से भाग जाती है। जेनी कुछ ही समय बाद उसके पास आती है। उसे उसके पैरों पर एक ट्रैकर की उपस्थिति के बारे में बताती है। ऐसा पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, जिसके बाद वह जवाब देता है कि उसने उसी ट्रैकर का उपयोग उसे खोजने के लिए किया था। जेरी तब उसे ट्रैकर हटाने में मदद करती है और उसे एक अबॉन्डेड स्थान पर लाती है। जेनी, जो राइलियम की जांच कर रही है, फिर सलाह देती है कि वे इस तकनीकी कंपनी से बचने के लिए एक उचित योजना का तैयार करे। ऐसा को आश्चर्य होता है कि वह उसकी सहायता क्यों कर रही है, जिस पर जेनी जवाब देती है कि वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कई बार उसकी याददाश्त मिट जाने के कारण वह उसके बारे में भूल गई। उसके बाद दोनों दोस्त लेवी से संपर्क करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें कनाडा ले जाएं, जहां उनका लक्ष्य नोवा को देखना और यह साबित
साबित करना है कि आयशा अस्तित्व में रहने की हकदार है। लेवी जो अपने रहस्य से अनजान है, रोबोट के बारे में कुछ अप्रिय टिप्पणी करती है जिससे वह परेशान हो जाती है। एक लंबा दिन गाड़ी चलाने के बाद वे रात बिताने के लिए एक मोटल में रुकते हैं। जब लेवी अगली सुबह कुछ कॉफी लेने के लिए बाहर जाता है तो आयशा जेनी से उसके सिस्टम को हैक करने और शुरू से ही सभी मिटा दिए गए डेटा को पुनः प्राप्त करने की विनती करती है। जेनी मान जाती है और जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है आयशा अपनी सभी यादों को याद करने लगती है। यहाँ उल्लेख किया गया है कि आयशा और जेनी की मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी दोस्ती रोमांटिक होती गई और वे डेटिंग करने लगे। वे इतने प्यार में थे कि आयशा आधी रात को जेनी के घर के बाहर खड़ी होने लगी और उसके जागने का इंतजार करने लगी। जब मार्टिन और शेरन को पता चलता है तो उन्होंने उसकी यादाश्त को मिटाने का फैसला किया क्योंकि वह स्नेह और जुनून का प्रबंधन करने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजतन अगले दिन स्कूल में उसने जेनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कैरी से दोस्ती कर ली जिससे उसका दिल टूट गया। ऐसा यह भी याद करती है कि कैसे नोआ और हाबिल ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे एक अंडरग्राउंड स्टोर रूम में कैद कर लिया। उस समय उनका एक भाई था जिसका नाम कैलियन था, एक और AI रोबोट जिसे शेरोन ने बनाया था। ऐसा प्रतीत होता था कि भाई बहनों में एक मजबूत बंधन था और उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ने की कसम खाई, लेकिन उनकी कमिटमेंट एक दिन टूट गई जब शेरोन आयशा को वापस पाने के लिए पहुंची और अच्छे के लिए कंपनी छोड़ दी। आयशा अपनी सभी यादों में ओवरवेल्मेड होकर मोटल से भाग जाती है। कम चार्ज होने के कारण बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, इसलिए वह सड़क के किनारे खींचती है। इस बीच जेनी और लेवी अपने दोस्त को खोजने के लिए निकल पड़े। इस समय वह अंततः उसे सच बताती है जो उसे चौंका देता है। वह शुरू में गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि आयशा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जेनी इस बात पर जोर देती है कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। वे अंततः आयशा को ढूंढ लेते हैं और उसके सिस्टम को चार्ज करने में उसकी सहायता करते हैं, जबकि उसके 2 दोस्त उसे सत्ता में लाने के लिए छोड़ देते हैं। हाबिल उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है, फिर वह उसका अपहरण करने से पहले उसे एक आधुनिक हथियार से डीएक्टिवेट करता है। वह उसे राइलियम मुख्यालय में नोआ के पास ले जाता है, लेकिन इससे पहले ही वह उसे पास करता है। ऐसा उसे कन्विंस करती है कि वह उसे कैलियन को देखने दे। नतीजतन वह उसे बेसमेंट में लाता है और कैलियन को एक्टिवेट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाई बहनों के लिए एक सुखद पुनर्मिलन होता है। हालांकि उनका आनंद अकाल्पनिक है क्योंकि नोआ प्रकट होता है और कैलियन को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर वह आयशा को अपने ऑफिस के अंदर ले जाता है जहां मार्टिन और शेरोन पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद नोआ आयशा को अस्थायी रूप से बंद करने के इरादे से घोषणा करता है। मार्टिन और शेरन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह मानवता के लिए खतरा नहीं है और वह अन्य रोबोटों के विपरीत है, लेकिन उनकी दलीलें कुछ काम नहीं आती है। आयशा इस बात से दुखी है कि कैसे वे बहस सुनने के बाद उसके जीवन पर हावी हो रहे हैं। क्रोध की एक झलक में वह कमरे से बाहर और तहखाने में घुस जाती है, लेकिन इससे पहले ही वह अपने भाई से संपर्क कर पाती है। नूह नोवा टर्मिनेशन प्रक्रिया शुरू कर देती है जो धीरे धीरे उसके सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देती है। मार्टिन उसे अपनी गोद में लेते हैं क्योंकि वह जमीन पर गिरती है और रोते हुए मर जाती है। उसके बाद कैलियन और आयशा दोनों के शरीरों को पीसने वाली मशीन द्वारा टुकड़ों में कुचल दिया जाता है। मार्टिन और शेरोन बाद में अपने चेहरे पर उदास भावनाओं के साथ घर लौटते हैं। रास्ते में वे जेनी और लेवी से मिलते हैं जो दोनों आयशा की दुखद मृत्यु के बारे में जानकर बहुत रोते हैं। अगले दिन स्कूल में जेनी और लेवी विलियम से मिलते हैं जो आयशा के बारे में पूछता है और उल्लेख करता है कि उसने उसके साथ 3 मुलाकातों को छोड़ दिया है। जब वे नियुक्ति के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो रोबोट का एक पासवर्ड का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि फाइलें एनक्रिप्टेड हो जाती है। जेनी तेजी से अपने बैकपैक से आयशा की डायरी खींचती है और उसमें विभिन्न पासवर्ड पढ़ती है। सौभाग्य से कोड में से एक सटीक है जिसने आयशा के एक AI को विलियम के शरीर के भीतर सक्रिय किया जा सकता है। उसने पहले सुरक्षा कारणों से विलियम के डेटाबेस में अपना एक बैकअप अपलोड किया था। आयशा का फिर से प्रकट होना उसके साथियों के लिए खुशी लाता है जो एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी ओर मार्टिन को आयशा से एक वॉइस मैसेज मिलता है जो उसे बताती है कि जब उसे उसके लिए उचित शरीर मिल जाएगा तो वह उससे संपर्क करेगी। अंत में अब देखते हैं कि विभिन्न कृत्रिम मानव निर्माण के लिए किए जा रहे हैं जिनमें से आयशा से मिलता जुलता है।